शुरुआत में हमें स्मॉल टाउन का कुआं दिखाया गया, जिसमें से हमें जिगुई की आवाज आती है। वो कह रही थी कि इस दुनिया के लोग हमें अच्छाई की राह पर चलने के लिए बताते रहते। उन्होंने इस रास्ते को नाम दिया द पाथ ऑफ ग्रेट डाओ। जो भी इस पर चलता रहा उसने एनलाइटनमेंट हासिल करने का दावा किया। मगर ये सब तो यहाँ के बुढ़े खूसट लोगों के सड़े हुए रूल्स हैं। ये लोग मुझ में बदलाव करके मुझे उनके हाथ की कठपुतली बनाना चाहते। उन कुत्तों ने मुझे स्क्रिप्चर्स रटने पर मजबूर किया, ऐसे स्क्रिप्चर जिनका मतलब तो खुद ही ने भी नहीं पता। वो चाहती थी कि मैं अपने हर एक इमोशन को सप्रेस करके एक बेकार सी ह्यूमन बन जाऊं। एक बार मैं ह्यूमन बन जाती तब इनके सारे अरमान पूरे हो जाते। लेकिन मैं इनकी बात क्यों सुनूं? क्या मैंने इनकी बातें इसलिए माननी चाहिए क्योंकि मेरे अंदर अलग ब्लड है जो कि इस मॉर्टल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता? ये सब तो बकवास है। इनके एनलाइटनमेंट और इनके ग्रेट डाओ की ऐसी की तैसी। ग्रेट डाओ तो बस एक जरिया है जिसका इस्तेमाल करके ये लोग अपने एम्बिशंस को पूरा करके सब कुछ कंट्रोल करना चाहते। और उतने में ही स्मॉल टाउन के एंसेस्टर उस पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि सारी बातें तकदीर से जुड़ी हुई है जिसका फैसला तुम नहीं ले सकती। तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हें हमारी बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन मास्टर जीशांग ने जिगुई पर रहम दिखाया। वो स्मॉल टाउन के एंसेस्टर से कहने लगे कि अगर ये रूल को ब्रेक ना करे तो इसे यहाँ रहने देने में कोई दिक्कत नहीं। मैं भी इस दुनिया के कई सारे नियमों के खिलाफ हूँ। आपके रूल्स के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग हमेशा कमजोरों को बुली करता है, मगर हमने हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए। ये ड्रैगन अब कमजोर हो चुकी है तो इस पर रहम दिखाओ। जिगुई कहने लगी कि मास्टर जीशांग सबसे अलग थे, मगर मैं भी उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बस उन्हीं की वजह से। मैंने अपने एग्जिस्टेंस को छोड़कर एक ह्यूमन बनने का फैसला लिया जो कि मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अरे अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर डाली का एम्परर लू क्लैन के एल्डर से पूछ रहा था कि बताए प्रिपरेशंस कैसी चल रही। जिस पर मास्टर लियो कहने लगे कि हमारे डाली डायनेस्टी के पास टोटल 12 फ्लाइंग सोर्ड्स हैं, जो कि पूरी तरह से डाली के फ्यूचर के साथ जुड़ चुकी। तो अगर हम उन सभी सोर्ड्स को एक साथ अनलिश कर दे तो अगले 20 सालों तक हम उनका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उतने में ही एम्परर अपने बेटे सोंग जिनशिन से कहने लगे कि तुम मास्टर लू के साथ काफी दिनों से ऑरास को रीड करने की आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बताओ क्या तुम उस लियांग की कल्टीवेशन रॉल्म को सेंस करके बता सकते हो कि वो कौन सी स्टेज पर है? जिस पर सोंग जिनशिन कहने लगा कि मेरा परसेप्शन अभी भी बिल्कुल भी क्लियर नहीं। तो मास्टर लू तुरंत ही एम्परर को समझाने लगे कि इस आर्ट को सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है और वैसे भी उस लियांग ने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को हाइड किया है। तो अगर जिनशिन ने उसे थोड़ा सा भी महसूस किया तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इनका टैलेंट ऑलरेडी इनके साथियों को काफी ज्यादा पीछे छोड़ चुका। जो सुनते साथ ही एम्परर जिनशिन को शाबाशी देने वाले थे, मगर वो बंदा तुरंत ही पीछे हट गया। यानी कि जिनशिन अपने फादर को ज्यादा पसंद नहीं करता। वहीं पर मास्टर लू अपनी एक डिस्क को चेक करते हुए बता रहे थे कि लियांग 11वीं या फिर 12वीं लेवल पर हो सकता है। हमारी दुनिया में आज तक बस 10वीं रेल्म के ही कल्टीवेटर्स पाए गए, मगर पता नहीं कैसे ये बंदा उस लेवल को भी सरपास कर चुका। अगर एक्सेप्शन की बात की जाए तो स्मॉल टाउन के मास्टर रुआन भी 11वीं लेवल को अचीव कर पाए। उनके बावजूद भी कुछ और कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने 12वीं रेल्म को अचीव कर लिया, मगर वो लोग अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिस पर जिनशिन कहता है कि हो सकता है कि लियांग 13वीं रेल्म का कल्टीवेटर हो। जिस पर मास्टर लू ने जवाब दिया कि 13वीं रेल्म के कल्टीवेटर्स तो डिवाइन कॉन्टिनेंट में भी नहीं मिलेंगे। तो हमारी मॉर्टल रेल्म में ऐसे पावरफुल लोगों का मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे लोग फिनिक्स के फेदर्स या फिर यूनिकॉर्न के हॉर्न जैसे ही रेयर होते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई बंदा 13वीं रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर पाया है तो वो हेवन और अर्थ का सबसे ग्रेटेस्ट लेजेंड है। इस रेल्म पर पहुंचते ही डाउ ऑफ हेवन तुम्हें ट्रेस करेगा और अपने साथ हेवन में असेंड होने पर मजबूर कर देगा। ऐसे महान लोगों के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, उन्हें तो हेवन में असेंड होना ही पड़ेगा और इसी वजह से इसे असेंशन रेल्म कहा जाता है। असेंड होने के बाद ऐसे लोगों की बॉडी और सोल के साथ क्या किया जाता है इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। जिस पर जिनशिन कहने लगा कि मेरे ख्याल से वो बंदा असेंशन रेल्म का कल्टीवेटर होगा और ये सुनते साथ ही मास्टर लू का आर्टिफैक्ट ग्लो करने लगा। वहीं पर एम्परर भी जिनशिन पर गुस्सा हो गए थे। वो कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से कभी अच्छी बातें नहीं निकलती। खैर अगर वो लियांग 13वीं रेल्म का कल्टीवेटर भी रहा तो भी हमारी डाली डायनेस्टी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला।
आज हम जो कुछ भी है वो बस हमारी ताकत और मेहनत के दम पर। ये सारी बातें तुम्हें सॉन्ग यूजांग ने बचपन में ही सिखानी चाहिए थी, मगर उस बेवकूफ में इतना दम ही नहीं था कि तुम्हारे सामने अपना मुंह खोल पाए। खैर, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारी मदर तुम्हारे छोटे भाई को ज्यादा पसंद करती है, लेकिन मैंने हमेशा ही तुम पर यकीन किया। मुझे पता है कि आगे चलकर तुम इस डायनेस्टी को संभाल पाओगे और इसी वजह से तो तुम स्मॉल टाउन में सरवाइव कर पाए। उस तूफानी रात में चेनपिंग तुम्हें खत्म करने वाला था, लेकिन उसने सॉन्ग यूजांग को वहाँ देखकर तुम पर रहम खाया। मैंने यूजांग को बताया था कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए। जो सुनकर ये सॉन्ग जिनशिन को गुस्सा आने लगा। वहीं पर एम्परर कहने लगे कि मिस्टर जीशांग के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ और हमारी डाली डायनेस्टी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। जीशांग के लिए मुझे हमेशा काफी ज्यादा गिल्टी फील होगा, मगर एक बात अच्छी हो गई कि तुम जीशांग की ही डिसाइपल हो। एटलीस्ट तुम्हें काबिल बनाकर हम जीशांग को प्राउड फील करवा सकते हैं। और उतने में ही एम्परर ने नोटिस किया कि जिगुई उसकी डाली डायनेस्टी के ड्रैगन की एनर्जी को चुरा रही है, तो उन्होंने उसे गुस्से में नीचे पटक दिया। वो कह रही थी कि जल्दी से मेरी एनर्जी वापस कर दो, वरना तुम्हें किसी कुएं में कैद करवा दूंगा। जो सुनते साथ ही जिगुई ने फटाफट से उनकी ड्रैगन एनर्जी वापस कर दी। एम्परर कहते हैं कि सालों पहले मास्टर जीशांग ने इसे स्मॉल टाउन में पनाह दी थी, मगर इसने तो हर बार जीशांग को तंग किया। ये हर बार उसके सामने बगावत पर उतर आती थी, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलने वाला। और उतने में उन्हें पता चलता है कि लियांग व्हाइट जेड पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिनशिन कह रहा था कि हमें कुछ भी करके इस बंदे को रोकना होगा, तो एम्परर ने भी इसकी जिम्मेदारी सॉन्ग जिनशिन पर सौंप दी। यहाँ पर सॉन्ग जिनशिन अपने पावर का यूज करते हुए इस पैलेस में मौजूद 12 फ्लाइंग सोर्ड्स को समन करने लगा। वही तलवारें 9 हेवंस में फोर्ज की गई थी, जिसकी पावर के सामने काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स भी ढेर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिनशिन ने इन फ्लाइंग सोर्ड्स को एक सेलेस्टियल एरी फॉर्म करने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, मास्टर लू भी एरी को फॉर्म करने में उसकी मदद करने लगे। उन्होंने हेवनली फायर, अर्थली फायर, ह्यूमन फायर और हेल फायर को समन किया। इतना ही नहीं, 4 डायरेक्शंस के 5 गार्डियंस को भी बुलावा भेज दिया था। तो अब वहाँ पर काफी तेज रोशनी फैलने लगी, जिसने व्हाइट जेड पैलेस को चारों ओर से घेर लिया। साथ ही साथ डाली डायनेस्टी की 12 फ्लाइंग सोर्ड्स भी अपने अपने चेम्बर से बाहर आ चुकी थी। इन सभी के अलग अलग नाम थे, जिनमें से हमें भी कुछ नाम बताए गए, जिनमें थे पर्पल लाइटनिंग, गोल्डन बुक, जेंग्यू माउंटेन, साओजुन, बुद्धिस्ट चांट, क्लाउड पैटर्न और राइचियस स्पिरिट। इन फ्लाइंग सोर्ड्स को समन करने की वजह से जिनशिन के चेहरे पर भी मार्क्स अपीयर हुए, जो कि इस बात को दर्शाती है कि सॉन्ग जिनशिन इन तलवारों के साथ जुड़ चुका है। और अब पैलेस पर एक सोर्ड फॉर्मेशन अपीयर हो गया। सॉन्ग जिनशिन कह रहा था कि हमारी डाली डायनेस्टी के पास 12 गार्डियन डेटीज हैं, जो कि हमारे माउंटेन और रिवर के फॉर्चून्स पर ध्यान देते। तो आज मैं डाली के एम्परर के बिहाफ में उन्हें हुक्म देता हूँ कि जल्दी से इन सोर्ड्स को एक्सेप्ट कर लो। जिसके बाद वो सभी फ्लाइंग सोर्ड्स गार्डियन की तरफ रवाना हो गई। यहाँ पर एक डेटी कह रहा था कि इस बार तो हमें भी बैटल में शामिल किया गया। शायद डाली डायनेस्टी का ये वाला दुश्मन काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तब तक एक सोर्ड जाकर माउंटेन डेटी से टकरा गई। उसका सारा एसेंस उस डेटी ने अपनी बॉडी में समा लिया था। वो कहता है कि इंपीरियल ऑर्डर के मुताबिक इस पिक ने सोर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रचंड डेटी फाइट के लिए तैयार हो गया था। वही दूसरी तरफ सेंट्रल पिक के डेटी ने भी सोर्ड को रिसीव कर लिया। साथ ही हमें साउथ पिक, ईस्ट पिक और नॉर्दर्न पिक के डेटीज भी दिखाए गए और इन सभी ने इंपीरियल फरमान को एक्सेप्ट करते हुए सोर्ड को रिसीव कर लिया। वो लोग कह रहे थे कि हमारे पास मेरिट्स हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। अगर इस बंदे को खत्म किया तो हेवंस हम पर खुश हो जाएगा। वेल दोस्तों, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री है। लियांग को मारने के लिए इतना बंदोबस्त इसलिए किया गया था क्योंकि लियांग एक हेवन डिफायर है और साथ ही वो चेनपिंग को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। भले चेनपिंग फिलहाल ज्यादा पावरफुल नहीं, मगर आगे चल के वो काफी ज्यादा भयानक बनने वाला है। तो हेवन ने डिसाइड किया कि चेनपिंग को अभी मारो, सस्ता पड़ेगा, वरना आगे चलकर ये बंदा हेवंस के लिए खतरा बनने वाला है। और अगर बात डाली डायनेस्टी या फिर इन डेटीज की जाए तो ये लोग बस हेवन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और अब जैसे उन्हें लियांग नजर आया, उस पर काफी ज्यादा भड़क गए। एक डेटी ने अपना बड़ा ही भयानक स्लैश अटैक लियांग की तरफ पास कर दिया था, जो कि जंगलों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ने लगा। मगर यहाँ पर लियांग को कोई टेंशन नहीं था। वो अपने 4-5 स्लैशेस एक साथ रिलीज करते उस डेटी के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। लियांग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने में जरा भी दिलचस्प नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर आया हूँ डाली के एम्परर के लिए, इसलिए जल्दी से साइड में हट जाओ। मगर वो डेटी तो काफी ज्यादा घमंडी था। वो कहने लगा कि यहाँ पर डाली के 12 डेटीज मौजूद हैं। उनके होते हुए भला तेरे जैसा कमीना आगे कैसे बढ़ सकता। जिस पर लियांग कह रहा था कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही तुम सभी नमूनों को घेर रखा है। और उतने में उन पर बहुत ही भयानक हेवनली प्रेशर रिलीज होने लगा, जिसके
चलते वो सभी डेटीज घुटनों पर आ गए। लियांग कह रहा था कि मेरे सामने हार मानने से तुम लोगों को इतनी जलीलियत फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। जिस पर वो डेटी कह रहा था कि मैं डाली डायनेस्टी की इस पीक का गार्डियन हूँ, तो बिना फाइट करे पीछे हटना मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। और अब वो अपनी जायंट सोर्ड से लियांग पर अटैक करने रवाना हो गया। जो देख लियांग कह रहा था कि अरे बाप रे, ये भी एक जिद्दी बेवकूफ है। खैर, मैंने तुम्हें पीछे हटने का मौका दिया था, मगर तुमने उसे ठुकरा दिया। और इतना कहते साथ ही लियांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस डेटी के वेपन के टुकड़े टुकड़े कर चुका। इतना ही नहीं, लियांग की शार्प सोर्ड एनर्जी उसकी बॉडी को पियर्स करते उस डेटी को घायल कर देती है। उसे खत्म करके लियांग कह रहा था कि भाई, सिर्फ उस पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। वहीं दूसरी तरफ जिनशिन काफी ज्यादा पैनिक होकर बताने लगा कि इस पीक के गार्डियन की गोल्डन बॉडी और फ्लाइंग सोर्ड दोनों भी शैटर हो गई। जो सुनते साथ ही सभी मास्टर्स काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वहीं पर जिनशिन वेस्ट पीक के डेटी को हुक्म देता है कि जल्दी से लियांग को खत्म कर दो। जो देखकर लियांग कहने लगा, अरे वाह, डैली ने तो मेरे स्वागत के लिए काफी अच्छी तैयारी करके रखी है। तो अगर मैं अपनी तलवार को ड्रॉ ना करूँ तो ये फिर बदतमीजी होगी। और अब वो अपनी बाम्बू सोर्ड और साथ ही साथ बाओपिंग की सोर्ड का यूज करते हुए अपनी गजब के स्लैशेस के साथ उस डेटी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक तीसरे डेटी ने अपने मल्टीपल गोल्डन ड्रैगन्स क्रिएट करते हुए लियांग पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर लियांग उनसे भी निपट लेता है और अब उस डेटी की सोर्ड चीरते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। लियांग का स्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि उस डेटी की बॉडी के 2 टुकड़े हो गए। इधर उस डेटी के मरते साथ ही सॉन्ग जिनशिन खून की उल्टियां करने लगा, क्योंकि वो भी सोर्ड एरी के जरिए उनसे जुड़ा हुआ था। तो उन पर किया गया हर एक अटैक सॉन्ग जिनशिन पर बैकलैश कर रहा था। वो मास्टर लू से पूछता है कि बताए वो बंदा एग्जैक्टली कौन सी लेवल पर है। तो उस मास्टर ने अपने आर्टिफैक्ट को चेक किया। वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगे कि ये बंदा तो 12वीं लेवल के पिक पर पहुंच चुका, और यही डाली डायनेस्टी के लिए बहुत बुरी खबर थी। डाली का पैलेस 12वीं लेवल तक के बंदों को रोक सकता था, मगर लियांग को रोकना उनके लिए मुश्किल हो चुका। इसलिए एम्परर ने लुआन नाम के बंदे को उनकी अगली मूव की तैयारी करने भेज दिया। एम्परर कह रहा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारी डाली डायनेस्टी हार नहीं मानेगी। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन एंड रिवर डेटीज लियांग पर बड़े बड़े माउंटेन से अटैक कर रहे थे, जिसे वो अपनी सोर्ड इसेंस से ही चीर कर उस माउंटेन से बाहर आ गया। उस डेटी ने लियांग को मारने के लिए अपनी सारी डिवाइन पावर्स दांव पर लगा दी, लेकिन लियांग अपनी सोर्ड की पावर का यूज करते हुए उसके बॉडी पर कैलीग्राफी कर उसे डिस्ट्रॉय कर चुका। वह यहाँ पर लियांग अपने हैंड राइटिंग का शो ऑफ कर रहा था, और ये बात गार्डियन डेटीज को पसंद नहीं आई। वो अपने वेपन्स का यूज करते हुए उस पर हमले करने लगते हैं, लेकिन लियांग ने अपने स्लैशेस का यूज कर उसे भी निपटा दिया। जो देख 2 डेटीज ने मिलकर समय रहते लियांग को कैप्चर कर लिया। वो कह रहे थे कि तू काफी देर से बेफिक्र होकर अपनी शायरी सुनाते हुए हमारे साथियों को मार रहा था, तो बता कहाँ गई तेरी शायरी? अब तो तू हमारे शिकंजे से बिल्कुल भी बच नहीं सकता। तो लियांग अपनी खतरनाक पावर्स रिलीज करते हुए कहने लगा कि मेरी शायरी भी मेरे जैसी ही भयानक है, तो चलो एक हाथ शायरी तुम्हें भी सुना देता हूँ। और अब यहाँ पर वो अपना इमेंसली पावरफुल सोर्ड इंटेंट रिलीज करते हुए कह रहा था कि जब भी मेरा राइचियस सोर्ड इंटेंट रिलीज होगा, तब वो अन्याय को जड़ से मिटा देगा। ना मुझे पहाड़ रोक सकते और ना ही नदियाँ, क्योंकि मैं हूँ द फियर्स लियांग। और ये सारी पोएट्री सुनाते साथ ही उसने उन 2-3 डेटीज की बॉडी को शैटर कर दिया था। गाइस जस्ट इमेजिन, इस बंदे के सामने 12 भयानक डेटीज थे, मगर उसने इनके साथ ऐसे निपटा मानो वो कोई मिट्टी के पुतले हो। इतना ही नहीं, लियांग उनका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अरे कितनी अफसोस की बात है कि डाली डायनेस्टी के पास तो फाइट करने के लिए असली मर्द भी नहीं। इधर सॉन्ग जिनशिन भी बुरी तरह से घायल था। वो अपने फादर को बताता है कि हमारे 4-5 गार्डियंस शटर हो गए, अब तो हमारी जीतने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर लुआन ने एक डेटी का पपेट फॉर्म कर लिया था। जो देख एम्परर अपने बेटे से कहने लगे कि चलो जल्दी से उठो और इस सोर्ड एरी को परफॉर्म करो, जिस पर जिनशिन कहने लगा कि वो बंदा 13वीं रेल्म का कल्टीवेटर है और ये बात आपको भी पता थी, मगर फिर भी आपने मुझे उसका मुकाबला करने पर मजबूर कर दिया। जिस पर एम्परर कहने लगा कि तुम हार नहीं मान सकते, चाहे फिर तुम्हें इसके लिए अपनी जान ही गंवानी क्यों ना पड़ जाए। चलो अब जल्दी से सोर्ड रिचुअल को परफॉर्म करो। वहीं पर मास्टर लो जिनशिन से कहने लगा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सोर्ड रिचुअल के दरमियान आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आप बस सोर्ड रिचुअल पर ध्यान दो। जैसे ही वो कुत्ता हमारे फॉर्मेशन में एंटर करेगा, हम उसका खेल खत्म कर देंगे। तो जिनशिन ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रहा था कि चाहे आज मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, मैं उस लियांग के सामने हार नहीं मानूंगा। और फिर उसने एक बार फिर से सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ बाकी के डेटीज भी वहाँ पर पहुंच चुके थे और सबके सब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लियांग का इंतजार
इंतजार करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग जिनशिन के सोड फॉर्मेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जो कि सीधे जाकर लियांग से टकरा चुकी थी। यहाँ पर लियांग अपनी दोनों तलवारों का यूज करते हुए उस एनर्जी को काउंटर कर रहा था। उसने देखा कि डाले डायनेस्टी ने यहाँ पर एक फेक डेटी को फॉर्म किया है। वो कह रहा था कि भले ये फेक डेटी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे हरा नहीं सकती। और इतना कहते साथ ही लियांग ने उसी एनर्जी को उनकी तरफ ही पास कर दिया। वो सोड एनर्जी जहाँ से भी गुजरी उसने उस पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया। और इसी से हम इस सोड फॉर्मेशन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। मगर लियांग की सोड एनर्जी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते साथ ही जिनशिन का सोड फॉर्मेशन ब्रेक हो गया। यहाँ पर जिनशिन इतनी बुरी तरह से घायल हुआ था कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। मगर फिर भी एम्परर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जिनशिन की ऐसी हालत देखकर जिगुई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वहीं पर एम्परर मास्टर लू से पूछ रहा था कि बताए क्या वो बंदा मारा गया, लेकिन मास्टर लू का आर्टिफैक्ट तो बुरी तरह से शेक कर रहा था। वो कहते ना एम्परर, वो बंदा अभी भी जिंदा है। इधर लियांग बड़े कुल अंदाज में अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। वो कहता है कि डाली डायनेस्टी का ये फाइनल अटैक काफी ज्यादा भयानक था, मगर अभी तक ये लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां पर ये मुझे मार सके। और अब वो बड़े स्टाइलिश अंदाज में अपने स्लैश अटैक को रिलीज करते हुए कहने लगा कि डाली डायनेस्टी चलो अब मेरे हमले को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर लियांग का स्लैश अटैक बड़ी तेजी के साथ कैपिटल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो जिनशिन ने क्रिएट किए हुए डेटिस तुरंत ही उस अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर शील्ड फॉर्म कर लेते हैं। मगर उनकी पावरफुल शील्ड तो एक सेकंड तक भी टिक नहीं पाई। लियांग का सोड स्लैश अटैक बड़ी तेजी के साथ उसे ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। और अब लियांग का स्लैश अटैक सीधे जाकर डाली डायनेस्टी के फॉर्मेशन पर टकरा जाता है। दरअसल वहाँ पर एम्परर ने ऑलरेडी एक फॉर्मेशन सेटअप किया था ताकि लियांग उनकी कैपिटल पर डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। मगर लियांग ने तो बड़ी कुल अंदाज में उस बैरियर की धज्जियां उड़ा दी। डाली का पैलेस अब पूरी तरह से शेक हो रहा था और तभी वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, जिससे डाली का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ चुका था। व्हाइट जेड कैपिटल तिनके जैसी बिखरने लगी क्योंकि वहाँ पर लियांग की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर वो अपनी सोड एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अगर कोई डेटी जिंदा है तो जल्दी से मेरे सामने आ जाए। मैं फटाफट से उन्हें भी रास्ते से हटाना चाहता हूँ ताकि मेरा ये मिशन जल्दी से पूरा हो जाए। और तभी एक जबरदस्त एंट्री के साथ प्रिंस जैंग की वहाँ पर एंट्री हो गई। दरअसल एम्परर का छोटा भाई था और सोड ऑफ कमिंग की सीजन 1 में हमने इस बंदे की पावर को भी विटनेस किया है। दरअसल लॉर्ड जैंग 10वीं लेवल का कल्टीवेटर था। वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए लियांग से कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं मारा भी गया तो मुझे कोई गम नहीं होने वाला। मगर लियांग को तो इस जैंग के साथ फाइट करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि डाली डायनेस्टी का जो भी एम्परर है वो जल्दी से यहाँ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि एम्परर मेरे सामने घुटने पर आके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करे। मैं सिर्फ 10 तक काउंट करूंगा। अगर तब भी एम्परर मेरे सामने नहीं आया तो ये डाली डायनेस्टी पूरी तरह से मिट जाएगी। जिसके बाद लियांग अपनी काउंटिंग शुरू करते हुए सबसे पहले जैंग पर हमला कर देता है। यहाँ पर लियांग का जबरदस्त स्लैश अटैक बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच चुका था। लॉर्ड जैंग उसे बता रहा था कि मेरे पास सभी ग्रैंड मास्टर की फिजिक है, इसलिए तुम्हारे जैसा स्पेशल इमॉर्टल भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यहाँ पर लॉर्ड जैंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए लियांग के स्लैश को रोकने लगा था। जो देख लियांग कहता है कि मेरे भाई अभी तक मैंने बस अपने एक ही हाथ का यूज किया है, अगर मैं अपने दोनों हाथों का यूज करूंगा तो बता फिर तेरा क्या हशर होगा। वैसे मैंने सुना था कि तू तो बड़ी बड़ी बातें फेंकने में माहिर है। तुमने सबको ये बताया कि मास्टर जीशांग के साथ फाइट करते वक्त तुमने अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करके उस बंदे की पिटाई कर दी। इधर लॉर्ड जैंग बुरी तरह से घायल होने लगा। वो एम्परर को बताता है कि इस बंदे की सोडची काफी ज्यादा भयानक है, ये तो मेरे इंटरनल मेरिडियंस को डैमेज कर रही। और अब लॉर्ड जैंग ने दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तो एम्परर उसे बचाने के लिए अपने फेक डेटी को वहाँ पर भेज देता है। उस डेटी ने फटाफट से जाकर लियांग के स्लैश अटैक को दूसरी डायरेक्शन में रिलीज कर दिया, जिसके चलते लॉर्ड जैंग की जान बच गई थी। लियांग कह रहा था कि अरे ये तो मोहिस्ट आर्मर से बना हुआ डेटी है। और अब उस डेटी ने फटाफट से अपने पुर्जों को जोड़ना शुरू कर दिया। दरअसल इसे कंप्लीट करने का काम कर रहा था मास्टर लुआन। वो लियांग से कहता है कि सीनियर प्लीज यहीं पर रुक जाए। जो देख लियांग कह रहा था कि अरे हाँ मैं इस बुढ़े को जानता हूँ, दरअसल ये है मोहिस्ट क्लैन का लुआन चांगी। मैं वही सोचूं कि आखिर इस डाली डायनेस्टी के पास इतना भयानक ट्रेजर कहाँ से आ गया। जिस पर मास्टर लुआन चांगी बताने लगी कि मैंने ही डाली डायनेस्टी के टावर को डिजाइन किया था और वो सब किया मास्टर जीशांग के कहने पर। मास्टर जीशांग चाहते थे कि ये पैलेस इनविंसिबल हो, कोई इसे ब्रेक न कर पाए। यहाँ पर मास्टर जीशांग का जिक्र सुनते ही लियांग काफी ज्यादा मायूस हो
गया। वो कहता है कि जीशांग तो मर चुका, मगर तुम्हारी डाली डायनेस्टी इतनी ज्यादा घटिया है कि वो अभी भी जीशांग के नाम का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रही। क्या तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? यहाँ पर लियांग काफी ज्यादा भड़क चुका था और फिर उसने एक ही सेकंड के अंदर उस मोहित आर्मर की धज्जियां उड़ाते हुए मास्टर लुआन को भी घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उस आर्मर के ब्रेक होते साथ ही लियांग का स्लैश अटैक सीधे जाकर जेड पैलेस पर हिट हो चुका था, जिससे जेड पैलेस दो हिस्सों में बंटने लगा। वहाँ पर तबाही का ऐसा मंजर था जिसकी डाली डायनेस्टी ने सपने में भी इमेजिनेशन नहीं की थी। और अब मास्टर लुआन लियांग से कहने लगे कि आपके पावर्स को देखते साथ ही मुझे मास्टर जीशांग की याद आ गई। पता नहीं क्यों आप उनके जैसे ही साउंड कर रहे हो। जिस पर लियांग अपनी तलवारों को रखते हुए कहने लगा कि मेरे सामने फालतू की ट्रिक्स मत खेलो। अगर मैंने एक और स्ट्राइक हिट कर दी तो तुम्हारी डाली डायनेस्टी तबाह हो जाएगी। जीशांग ने इस डाली डायनेस्टी के लिए जितने भी ट्रेजर्स दिए थे वो मैं सब के सब वापस लूंगा। और तभी वहाँ पर डाली डायनेस्टी के एम्परर की एंट्री हो गई। वो लियांग से माफी मांगते हुए कहने लगा कि हमने तुम्हारा अपमान किया। लियांग कहता है अच्छा तो तुम हो डाली के एम्परर। अरे वाह, तुमने तो हेवन को काफी अच्छे से उल्लू बनाया। तुमने सीक्रेटली कल्टीवेट करके खुद को 10वीं लेवल तक पहुँचा दिया है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। सो गाइस, दरअसल इस दुनिया में जो भी राजपाट संभालता है यानी कि एम्परर, उसे कल्टीवेट करने के लिए अलाउड नहीं था, मगर इस एम्परर ने तो हेवन की आंखों में धूल झोंक दी। लियांग कहता है चल फटाफट से अपनी गर्दन लेके मेरे सामने आ जा, मुझे उसे उड़ाना है। और सरप्राइजिंगली एम्परर भी इसके लिए मान गया था। वो कहता है कि आप मेरे साथ जो करना है वो करिए, लेकिन मेरी मौत के बाद मैं चाहता हूँ कि आप डाली डायनेस्टी को बख्श दो। जो सुनते साथ ही लियांग अपनी सोड को रेज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने शर्त रखो। पर सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए क्योंकि लियांग की सोड एम्परर के गले तक पहुंच चुकी थी। मगर उतने में ही लियांग को किसी की आवाज आई। वो एल्डर कह रहा था कि तुम इसे मार नहीं सकते। वेल, उस आवाज को सुनते साथ ही लियांग कह रहा था कि सुई ज़ांग, क्या ये तू है? साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे सामने आ पाए? क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि ये लियांग तुझे काट देगा? दरअसल ये सुई ज़ांग कोई और नहीं बल्कि मास्टर जीशांग का सीनियर ब्रदर था। वो कहता है लियांग, तुमने मुझे बताया था कि मैं अपने खुद की पाथ को चुन सकता हूँ और मैं जो भी पाथ चुनूंगा उसके लिए मुझे एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है और इसीलिए मुझ में वो हिम्मत आई कि मैं तुम्हारा सामना कर पाऊँ। मैं जानता हूँ कि तुम जीशांग को काफी ज्यादा पसंद करते थे और जीशांग ने इस डाली डायनेस्टी को बनाने के लिए काफी सारी मेहनत की। अगर तुम इसे डिस्ट्रॉय करोगी तो जीशांग की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जो सुनते साथ ही लियांग ने गुस्से में आकर उस पर अपना स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वो कह रहा था कि जीशांग मर चुका है, लेकिन फिर भी तुम उस मरे हुए इंसान का नाम लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस पर सुई ज़ांग कहने लगा कि भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। जीशांग दिल से चाहता था कि डाली डायनेस्टी एक नई पाथ को फोर्ज कर पाए, मगर फाइनली वो डाली डायनेस्टी से डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि डाली डायनेस्टी के लिए जीशांग ने कुछ अलग ही प्लान्स बनाए और उसमें से कुछ प्लान्स फेल हो गए। खैर, तुम इस बात से तो मना नहीं कर सकते हो कि जीशांग के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सब के सब डाली डायनेस्टी के लॉन्गचॉन काउंटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जीशांग चाहता था कि डाली एक डिफरेंट पाथ को फॉलो करे। सो गाइस, डाली डायनेस्टी और मास्टर जीशांग का एक पुराना कनेक्शन है। डाली डायनेस्टी का फॉर्चून, स्मॉल टाउन, जीशांग और चेनपिंग ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं जरूर से उस वीडियो पर काम करूंगी। आपको बस कमेंट सेक्शन में स्पेशल एपिसोड लिख के देना है। और अब कहानी पर वापिस आते हैं। लियांग सुई ज़ांग से कह रहा था कि तुमने बचपन से ही जीशांग के साथ कम्पीट किया, अगर तुम उसमें हार जाते तो तुम्हें उसके लिए जीशांग से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर तुमने तो हार को एक्सेप्ट ही नहीं किया और वहीं से तुम्हारे दिल में जीशांग के लिए नफरत पनपना शुरू हो गई। तुम्हारे मास्टर के पास ढेर सारी अर्थ शैटरिंग अचीवमेंट्स थी, मगर फिर भी उस बंदे ने अपने टैलेंट्स का शो ऑफ नहीं किया, बल्कि उसने तो खुद को ही अपनी दुनिया में सिक्लूड कर दिया। उसे किसी बात का घमंड नहीं था और जीशांग भी बिल्कुल उनके जैसा बन गया, मगर तुम वैसे नहीं बन पाए। जिस पर सुई ज़ांग कहने लगा कि मास्टर ने हमेशा ही जीशांग को ही पसंद किया था, मगर लियांग तो ये सुनते साथ ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा शातिर थे, तुमने जीशांग को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ दिया और उस अकेले ने ही ओल्ड मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया। इसी वजह से तुम ना ही एक इंसान बन पाए और ना ही डीमन, तुम ना एक इमॉर्टल बन पाए और ना ही गॉड। तो तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो। जिस पर मास्टर सुई ज़ांग कह रहा था कि मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट जीशांग की खातिर इस तबाही को यहीं पर रोक दो। जो सुनकर लियांग कह रहा था कि
तुम्हारे जैसे शातिर बंदे के साथ तो मैं आर्ग्यूमेंट भी जीत नहीं सकता। खैर आखिरी बार मैं तुम्हारे मास्टर से मिला था, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने जो भी एक्शन लिया, जिस भी बात को फॉलो किया, उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उस दिन तुम्हारे हैंडराइटिंग की तारीफें कर रहे थे। अब उन्हें क्या ही पता कि आगे चलकर तुम उनके दुश्मन बन जाओगे, वरना वो तुमसे पहले ही ढेर सारी राइटिंग लिख के लेते, क्योंकि तुम्हारे रिश्ते खराब होने के बाद उन्हें तुम्हारी हैंडराइटिंग देखने का मौका ही नहीं मिला। ये सुनकर ही सुइजैंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लियांग बता रहा था कि तुम्हारे मास्टर को पता था कि उन्होंने तुम्हें ज्यादा अफेक्शन शो नहीं किया और इसी वजह से तुम भटक गए, और वो उनकी इस गलती के लिए हमेशा ही गिल्टी फील करते थे। ये सुनकर सुइजैंग कहने लगा कि आखिरकार मास्टर ने ये मान लिया कि मैं जो भी हूँ वो सब उन्हीं की वजह से हुआ। वो गलत थी कि कभी उन्होंने मुझसे प्यार नहीं किया, और यही सब दोहराते हुए सुइजैंग वहाँ से चला जाता है। इधर लियांग ने जैसी अपनी सोड मैन में रखी, एम्परर सीधे पीछे की तरफ पुश हो गया। इनफैक्ट लियांग ने अपनी ऑरा की मदद से इस एम्परर के लॉन्गेविटी ब्रिज को डैमेज कर दिया था। लियांग कह रहा था कि तुम लकी हो जो सुइजैंग ने यहाँ आकर तुम्हें बचा लिया, वरना आज तो तुम्हारी गर्दन यही कहीं पर पड़ी होती। और अब सीन शिफ्ट होकर हम एल्डर लियो को देख पाते हैं। पिछले एपिसोड में ये बंदा लियांग के हाथों घायल हुआ था, ये मारा जाता, लेकिन डेटी वेइबो ने उसे बचा लिया। तो सोड कल्टीवेटर जू उसका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर जू वेइबो को बताने लगा कि आपके गोल्डन स्टैचू के पीसेस को एक बंदी ने कलेक्ट किया था, मगर फिर उसकी मौत हो गई और वो अपनी रीइंकार्नेशन के बाद आपकी सारी मेमोरीज को भूल गई। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उस बंदी को हमारी चुआनचांग पैलेस में भेज दूंगा, वहाँ पर वो बंदी पूरी तरह से सेफ रह सकती है, और मेरे ख्याल से वो थोड़ी देर में यहाँ से गुजरने वाली है, तो आप भी उसे देख पाओगे। जो सुनते साथ ही वेइबो उसका शुक्रिया अदा करने लगा। जू बता रहा था कि उस लड़की ने कई सारे रीइंकार्नेशन लिए, जिसके चलते वो आपको पूरी तरह से भूल चुकी, मगर आपने तो उस लड़की के इंतजार में अपनी कल्टीवेशन को भी डिले कर दिया। तो मुझे बताएं कि आप कब तक उस लड़की के इंतजार में रहोगे? मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि आप मूव ऑन करो। जिस पर वेइबो कह रहा था कि मोहब्बत में गिव अप नहीं किया जाता, मैं हमेशा उसका इंतजार करूंगा। वैसे तुम तो डेली के गेटकीपर हो ना, मगर फिर भी तुमने लियांग के साथ फाइट करते वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था। जिस पर जू कहने लगा कि उस बंदे के साथ फाइट करने जितनी मेरी औकात ही नहीं है। बचपन में उन्हें देखने के बाद ही मैंने एक सोड कल्टीवेटर बनने का फैसला लिया था। खैर तुमने थर्ड और फोर्थ सेंट के ग्रेट डिबेट के बारे में तो सुना ही होगा। उस वक्त इन सेंट्स की झगड़ों की वजह से दो अकेडमीज का माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका था, मगर उसी वक्त लियांग ने इंटरफेयर करके उनके बैटल को रोक दिया, जिसके बाद लियांग ग्रेट वॉल ऑफ सोड ची पर चला गया, जहाँ पर उसने 100 सालों तक फाइट की, जिससे उसकी तलवारबाजी में जान आ गई। वो महान तो पहले ही था, मगर वहाँ जाने के बाद वो जानलेवा बन गया। इतना ही नहीं, तुमने 13 बैटल्स के बारे में सुना ही होगा। वो बैटल इंसान और डीमंस का भविष्य तय करने वाली थी, मगर अकेले लियांग ने ही पावर्स के दम पर बाजी पलट के रख दी। वैसे मैंने सुना है कि लियांग ने तुम्हें भी स्टैप किया था, मगर तुम तो अभी भी जिंदा हो और काफी ज्यादा जोशीले भी। अब तो तुम हर किसी के सामने स्टाइल मार पाओगे, ये बताकर कि तुम लियांग के हमले से जिंदा बच गए। और यहाँ पर जू वेइबो के मजे ले रहा था और वेइबो भी काफी ज्यादा खुश हो गया। इधर लियांग को आसमान से अपने सीनियर की आवाज आने लगी। वो कह रहे थे कि अर्थ एंड हेवन के सेंट्स रूल्स में बंधे हुए हैं, तो इसी वजह से तुम इस मॉर्टर वर्ल्ड में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना तुम्हारी बस की बात नहीं। तुम तो एक बेफिक्रे तलवारबाज हो। पिछली बार तुमने मॉर्टर वर्ल्ड में जाकर तबाही मचा दी थी, क्या उससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो तुम दोबारा से वहाँ चले गए? जो सुनकर लियांग अपने मास्टर से इरिटेट होते हुए कहने लगा कि जब देखो तब आप बस मेरे पीछे बकवास करते रहते हो। इतना लेक्चर तो मेरी माँ ने भी मुझे नहीं सुनाया था। अगर आपको मुझ पर इतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो यहाँ आकर मेरी पिटाई क्यों नहीं लगाते? खैर आप तो यहाँ आने से रहे, अब मुझे ऊपर आना पड़ेगा। जिसके बाद वो एम्परर से कहने लगा कि तुम्हारे पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं अपनी दोस्त बाओ पिंग की सोड लाया था, तो अब ये सोड तुम उसे वापस लौटा देना, और हाँ उसके सामने जरा तुम इससे बात करो, वो मेरी दोस्त है। तो एम्परर ने भी डर के मारे हाँ में जवाब दिया। लियांग कह रहा था कि बाओ पिंग इस सोड को अपनी कमर पर होल्ड करके राइड करेगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मॉर्टर वर्ल्ड में उसके जैसी वॉरियर है। और फिर जैसे लियांग ने वो सोड पास करी, लॉर्ड ज़ैंग उसे कैच कर लेता है, मगर इस सोड को होल्ड करना भी उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल
मुश्किल हो गया था। वहीं पर लियांग कह रहा था कि अगर तुमने चेनपिंग या फिर उसके दोस्तों पर अटैक करने की जरूरत दिखाई तो मैं लियांग एक बार फिर से हेवनली वेल को चीरकर इस मॉर्टर वर्ल्ड में दाखिल हो जाऊंगा। उस दिन तुम्हारी डायली डायनेस्टी को मेरे कहर से फिर कोई भी बचा नहीं सकता, ना सुई ज़ैंग और ना ही ज़ीशांग का नाम। और उतने में ही लियांग ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे डायली डायनेस्टी काफी तेजी के साथ शेक होने लगती है। वहीं पर लियान आसमान की तरफ देखकर कहने लगा कि चलो यहाँ का काम तो खत्म हुआ, अब मैं वापस जा रहा हूँ। उतने में ही उसके सामने एक बहुत ही भयानक फिनोमिना क्रिएट हुआ। उस खूबसूरत नजारे को देखकर ये लोग फाइनली समझ गए कि लियांग 13वीं रन की इनिशियल नहीं बल्कि पिक पर पहुंच चुका था, यानी कि बस एक ब्रेक थ्रू करके वो सीधा चला जाएगा 14th रन पर। ये सब देखकर ही डायली डायनेस्टी के तो होश ही उड़ गए। वहीं पर लियांग हेयर स्टाइल ठीक करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि पहले मुझे हेवंस के चमचों से निपटना होगा, तभी मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा। इधर जिनशिन की मदर सनरुइन तो गुस्से के मारे बौखला गई थी। ये औरत अब चाहकर भी चेनपिंग को मार नहीं पाएगी। अगर उसने ऐसी जुर्रत की तो लियांग यहाँ आकर उसे जलाकर राख कर देगा। दरअसल लियांग एक हेवन डिफायर था। उसने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस किया ताकि हेवन उसे अपने हाथ की कठपुतली ना बना पाए। लियांग को बेफिक्रे तलवारबाज के नाम से जाना जाता था। वो तो एक ऐसा बंदा है जो हेवन के साथ लड़ता नहीं बल्कि वो तो हेवन को फुल टू इग्नोर मारता। उसके लिए फ्रीडम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इधर किदुन फॉरेस्ट से गुजरते हुए वेइबो ने अपने लवर को भी देख लिया। भले वो लड़की उसे देख नहीं सकती थी, मगर वेइबो को तो उसे देखते साथ ही राहत मिल गई। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग और उसके साथियों ने भी लियांग को जाता हुआ देख लिया। लियांग ने चेनपिंग को सिखाया था कि सोर्ड सिर्फ हाथ में नहीं होती बल्कि जिंदगी में होती है। भले लियांग काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर चेनपिंग उसकी पावर से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ बल्कि वो तो इन्फ्लुएंस हुआ उसके फ्रीडम से। वहीं पर लियांग को भी चेनपिंग के साथ बिताए हुए पल हमेशा याद रहेंगे। और अब फाइनली वो आसमान की गहराइयों को चीरते हुए अपर वर्ल्ड में पहुंच गया। वेल यहीं पर द ग्रेट वॉल ऑफ सोर्डची मौजूद थी। यहाँ पर हम चेनपिंग की दोस्त निंग्याओ को भी देख पाते हैं, जो कि डीमंस का खात्मा करने में बिजी थी। और उतने में लियांग ग्रेट वॉल के मास्टर को बताने लगा कि मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। और फिर यहाँ पर उसने डाली डायनेस्टी से हासिल की हुई गार्डियन फ्लाइंग सोर्ड रिलीज करते हुए तबाही मचाना शुरू कर दी। लियांग के इस तोहफे से खुश होकर ग्रेट वॉल के मास्टर अपने डिसाइपल्स को हुक्म देते हैं कि चलो जल्दी से इस कमीने लियांग का शुक्रिया अदा करो। तो उन सभी ने अपनी सोर्ड एनर्जी को रिलीज करके लियांग को थैंक यू बोला। वहीं पर हम डाली डायनेस्टी के एम्परर को देख पाते हैं, जो कि लियांग के अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल था। वो कहता है कि वाह, उस बंदे की टेक्निक कितनी ज्यादा भयानक थी। उसने तो मेरे इमॉर्टलिटी ब्रिज को घायल कर दिया। जिसके बाद वो अपने छोटे भाई ज़ैंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस realm पर हुकूमत करने की अथॉरिटी देता हूँ। आज के बाद तुम यहाँ के एक्टिंग एम्परर बनोगे, और अगर किसी ने भी डाली के रूल्स को ब्रेक किया तो उस पर कोई रहम मत दिखाना। ये सुनकर ज़ैंग उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि बड़े भाई एम्प्रेस का क्या, वो मुझे तख्त पर बैठता हुआ नहीं देख सकती। तो एम्परर कहते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तो ज़ैंग वहाँ से रवाना हो गया। इधर एम्परर कह रही थी कि हमारी व्हाइट जेड कैपिटल ने एक पावरफुल बंदे को मारने की कोशिश की, मगर आज पता चला कि हम उस लायक ही नहीं है कि किसी खतरनाक बंदे को हरा पाए। जिस पर एल्डर कहने लगे कि लियांग ने एकदम सही वक्त पर इस realm में एंटर किया था। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हमारी साजिश के बारे में उसे पहले ही किसी ने खबर दी थी। हमारे कॉन्टिनेंट में लगभग 100 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं। शायद उन्हीं में से कोई चाहता था कि हमारी डाली डायनेस्टी बर्बाद हो जाए, ताकि हमारे बाद वो लोग खुद इस ट्रेजर बॉटल कॉन्टिनेंट पर रूल कर सके। और इस बात से एम्परर भी पूरी तरह से अग्री थे। उन्हें भी पता है कि लियांग का यहाँ आना कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। तो कहने लगे कि वाह, क्या ही नफरत है। हजारों सालों बाद भी लोग एक दूसरे को खत्म करने के लिए ऐसी सारी साजिशें रचते। और उतने में सॉन्ग जिनशिन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो काफी ज्यादा पैनिक होकर बताने लगा कि 12 फ्लाइंग सोर्ड्स में से 6 सोर्ड्स गायब हैं। मैं उन्हें समन ही नहीं कर पा रहा। तो एल्डर ने उसे मायूस होकर बता दिया कि वो 6 सोर्ड्स लियांग अपने साथ ले गया। जो सुनकर सॉन्ग जिनशिन काफी ज्यादा दुखी हो गया। तो एम्परर ने फटाफट से वहाँ पर एक साउंड प्रूफ शील्ड बना ली, ताकि वो अपने बेटे के साथ प्राइवेटली बात कर पाए। वो उससे कहते कि फ्लाइंग सोर्ड गई तो गई, उसका इतना गम क्यों मनाओ, तुम्हारी सोर्ड्स गई है ना कि किस्मत। जो सुनते साथ ही सॉन्ग जिनशिन अपने फादर पर गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था कि आप इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो, आपको भी पता है कि वो सोर्ड्स हमारी डाली डायनेस्टी का प्रोटेक्शन कवच थी। उनका यूज करके हम सदर्न कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर सकते थे। तभी एम्परर ने उसे अपने
पास बुला लिया। वो कहने लगी कि नेशन का रूलर हजारों खतरों का सामना करता है, अगर तुम उन्हें सॉल्व करो तो तुम्हारा नेशन स्ट्रांग बनेगा, और अगर वो रूलर अपने मसलों को सॉल्व नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये है कि वो अपने नेशन की बागडोर संभालने के लायक नहीं। हमारे सामने जो हालात थे उसके लिए ना मैं तैयार था और ना ही हमारी डाली डायनेस्टी, मगर फिर भी मुझे इसका कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता चला कि हमने जिन्हें भी अपने साथ जोड़ा था वो सभी लोग हमारी गिरफ्त में हैं। वो लोग कल्टीवेट करके इमॉर्टैलिटी को हासिल कर सकते। डाली डायनेस्टी कभी उनके रास्ते में नहीं आएगी, लेकिन उनके प्रोग्रेस की एक लिमिट होनी चाहिए। मैं इन माउंटेन्स के कल्टीवेटर्स को ये दिखाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उन पर भी कुछ रूल्स लागू होने चाहिए ताकि हमारे डाली की प्रजा में इतना कॉन्फिडेंस हो कि उन्हें जस्टिस मिलेगा। उन्हें याद रहेगा कि ये सो कॉल्ड इमॉर्टल्स उन्हें अपने पैरों तले कीड़े के जैसे मसल नहीं सकते। भले ही हम जिस जस्टिस की मांग कर रहे हैं वो काफी छोटा है, मगर हमसे भी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज और नेशंस एग्जिस्ट करते जो कि अपने माउंटेन इमॉर्टल्स के सामने गुलाम बन चुके हैं, मगर हम अपनी प्रजा को गुलाम नहीं बनने देंगे। हमारा ये बदलाव एक छोटे से जस्टिस से शुरू होगा और आगे चलकर यही मनमानी करने वाली इमॉर्टल्स पर लगाम कसेगा। हमारी डायनेस्टी के लिए कॉमन लोग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डाली डायनेस्टी एक तो मारी जाएगी या फिर विजयी होगी। तो ये मत समझो कि इस जंग में हमारी पूरी तरह से हार हुई। दरअसल हमने कई सारे डेटीज को हमारे साथ जोड़ लिया है जो कि हमारी प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं करेंगे। यहाँ पर एम्परर काफी ज्यादा घायल थे। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी प्रजा के लिए इतना भी नहीं कर पाए तो फिर हमने साउथ पर अटैक करने का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर हमें सदर्न कॉन्टिनेंट को हमारे ट्रेजर बॉटल कॉन्टिनेंट के साथ मर्ज करना है तो पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। एक बात याद रखो, हेवन उसे ही रिवॉर्ड देता है जो खुद को मजबूत बनाते। हमारी डाली डायनेस्टी ने जिस पाथ को चुना वो काफी ज्यादा लंबी और थका देने वाली होगी, इसलिए बस 6 तलवारों के जाने पर इतना नाराज मत हो। अगले 10 या 15 सालों तक तुम अपने अंकल सॉन्ग जैंग पर ही डिपेंड रहोगे। उसकी रणनीति को समझना और खुद को पावरफुल बनाना ही तुम्हारा मिशन होगा। बस खुद को पूरी तरह से सॉन्ग जैंग पर डिपेंड मत कर देना। जब तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल बनोगे तब वो खुद होकर ही तुम्हें एम्परर की रिस्पेक्ट देगा। और रही बात उस चिनपिंग की, तो बंदा काफी ज्यादा अलग है। इस दुनिया में तुम सबसे ज्यादा नफरत उसी से करते आए हो, मगर वो बंदा तो बचपन से ही मुश्किलों को फेस करते आ रहा और उन्हीं स्ट्रगल्स ने उसे मजबूत बनाया। उसे पूरा यकीन हो चुका है कि चाहे उसके सामने कितना भी खतरनाक दुश्मन क्यों ना आ जाए, वो खुद को बचाने के काबिल है। उसकी बर्दाश्त की हद इतनी ज्यादा है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और शायद इसी वजह से तुम उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो। इनफैक्ट तुम्हारी नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तुमने तो उसे अपना हार्ट डीमन ही बना लिया। तभी सॉन्ग जिनशिन कहने लगा कि लियांग तो अब मॉर्टर आर्म से जा चुका है, तो क्यों ना हम इसी मौके का फायदा उठाकर चिनपिंग को खत्म कर दें। अगर वो मारा गया तो मेरी लाइफ की सबसे ग्रेट थ्रेट एलिमिनेट हो जाएगी। जिसके बाद वो खुद को ही समझाता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब लियांग वापस आएगा तब वो हमारी डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी एम्परर उसे समझाते हैं कि मैं बस यही चाहता था कि मैं सभी माउंटेन इमॉर्टल्स के साथ हमारे मॉर्टल वर्ल्ड के रूल को डिस्कस करूं, ताकि मॉर्टल्स पर कोई अत्याचार ना हो पाए। मगर आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ये काम, मेरे एफर्ट्स पूरी तरह से जाया हो गए। तुम खुद एक कमजोर मॉर्टल पर रहम नहीं दिखा सकते। तुम एक ऐसे बंदे को मारना चाहते हो जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। और अब वहाँ से जाने से पहले एम्परर ने सॉन्ग जिनशिन के हाथ पर अपने ब्लड से कुछ लिख दिया था, जिसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। दरअसल इसका मतलब था स्मॉल पॉइजनस हार्ट 3। अगर इसे डिटेल में बताया जाए तो यहाँ पर एम्परर ने अपने बेटे को प्यार से नहीं बल्कि वार्निंग देकर समझाया था कि तुम्हारी चिनपिंग के प्रति जेलसी और एरोगेंस तुम्हारे लिए एक जहर बन चुका है, इसलिए ग्रो करो और मैच्योर बनो, वरना ये जहर तुम्हें बर्बाद कर देगा। एक तरह की टीचिंग थी और अब वो वहाँ से रवाना हो गए। वो कहते हैं कि हजारों मीलों की जर्नी एक कदम से शुरू होती है, तो कोशिश करो कि तुम आगे बढ़ पाओ और टाइम पर खाना खा लिया करो। और अब एम्परर वहाँ से जा चुके थे ताकि वो अपनी इमॉर्टैलिटी ब्रिज को हील कर सके। अब अगले सीन में हम सन रुइन को देख पाते हैं, जो कि जिनशिन की मदर थी। ये बंदी चिनपिंग से आज तक फेस टू फेस नहीं मिली थी, मगर फिर भी उसके दिल में चिनपिंग के लिए जहर है, और इसी से हमें इस बंदी की ईवल और जेलस कैरेक्टर का अंदाजा हो जाता। यहाँ पर वो सुई जैंग से मिलने आई थी। वेल, लास्ट एपिसोड में ही हमने देखा था कि सुई जैंग की वजह से लियांग ने डाली डायनेस्टी को बख्श दिया। तो सनरुइन उससे कहने लगी कि तुम लियांग को पहले से ही जानते थे, इसीलिए तुमने जानबूझकर डाली डायनेस्टी की गेट को उसके लिए ओपन कर दिया, और तुम्हारी वजह से वो डाली डायनेस्टी की व्हाइट जेड कैपिटल तक पहुँच पाया। सो हमें इस बात का भी
अंदाजा हो गया कि सनरुइन सिर्फ ईवल और जलकुटी ही नहीं बल्कि एक नंबर की बदतमीज और बेवकूफ थी। वो सुइजैंग से कहने लगी कि तुमने लियांग के साथ मिलकर चालबाजी की, इसके लिए तुम्हें मौत की सजा मिल सकती है। जिस पर सुइजैंग कहने लगा कि डाली का फॉर्मेशन हटाना जरूरी था, वरना उसे ब्रेक करने के चक्कर में लियांग सब कुछ तबाह कर देता। उसके पावरफुल सोड इंटेंट से ही कई सारे मासूम लोग मारे जाते और इसी वजह से मैंने लियांग का रास्ता ओपन कर दिया ताकि डाली डायनेस्टी के कॉमन लोगों को बचा सकूं। तो वैसे देखा जाए तो तुमने यहाँ आकर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मगर तुम हो कि मेरी बुराई कर रही। खैर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा ईवल तो तुम हो। मेरे ख्याल से अब सॉन्ग जिनशिन तो फेल हो चुका है, तो तुम यही चाहती होगी कि सॉन्ग जिनशिन जल्दी से मारा जाए ताकि तुम राजगद्दी पर अपने छोटे बेटे को बिठा पाओगी। जिस पर सनरुइन थोड़ी सी हेजिटेट होते हुए कहने लगी कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, आफ्टर ऑल सॉन्ग जिनशिन मेरा बड़ा बेटा है। जिस पर सुइजैंग कहने लगा कि ये बात पूरे पैलेस को पता है कि तुम सॉन्ग जिनशिन को ज्यादा पसंद नहीं करती, बल्कि तुम्हारा फेवरेट तो तुम्हारा छोटा बेटा है। और ये बात एम्परर भी अच्छे से समझ गए थे, इसलिए तो उन्होंने एक चाल चली। हमारे व्हाइट जेड कैपिटल के 13वें फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लाइंग सोड टालिस्मान बनाया गया था, मगर उसे तुम्हारी भरोसेमंद जनरल को दिया गया जिसका नाम था यांग हुआ। उस बंदी को पूरा यकीन था कि वो मेहनत करने के बाद कल्टीवेशन के अपर फायर आर्म्स में ब्रेक थ्रू करेगी, मगर हमारे एम्परर ने उस बंदी को एक रिवर गॉड बना दिया। उसे इमॉर्टलिटी तो मिल जाएगी लेकिन उसका फ्यूचर बस रिवर गॉडेस बनकर ही सीमित हो जाएगा। पता है एम्परर ने यांग हुआ के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि यांग हुआ तुम्हारे साथ काफी ज्यादा ईमानदार थी। तुमने उस बंदी के साथ मिलकर न जाने कितने ही सारे ईवल कामों को अंजाम दिया और इसी वजह से एम्परर ने यांग हुआ को तुमसे दूर कर दिया। इतना ही नहीं, तुमने हमारी डाली डायनेस्टी को पियून माउंटेन पर शिफ्ट करने का फैसला लिया था और उस काम को पूरा करने के लिए हमें कई सारे माउंटेन्स और रिवर की शिफ्टिंग करनी पड़ती। तो इस काम को रोकने के लिए यहाँ पर लियांग नाम का आउटसाइडर पहुँच गया, जिसने सबसे पहला तुम्हारे ग्रैंड मास्टर असासिन्स को मार दिया था, जिसके चलते तुमने पियून माउंटेन पर डाली डायनेस्टी को शिफ्ट करने की जिद छोड़ दी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे एम्परर डायरेक्टली तो तुम्हारे कामों में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन वो तुम्हारा काम भी पूरा नहीं होने देते। तभी सनरुइन उनसे पूछने लगी कि बताओ एम्परर मुझे वार्निंग क्यों देना चाहते हैं? जिस पर सुइजैंग कह रहा था कि तुम सॉन्ग जिनशिन को व्हाइट जेड कैपिटल का मास्टर बनाने के लिए काफी ज्यादा उतावली थी। तुमने सबको ये दिखाया कि तुम अपने बड़े बेटे से बेपनाह प्यार करती हो। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि 12 फ्लाइंग सोर्स से ही मिलनी चाहिए, मगर ये तो तुम्हारा सॉन्ग जिनशिन के लिए प्यार नहीं बल्कि एक साजिश थी। तुम अच्छे से जानती हो कि एक कैपिटल बनाने के लिए दो चीजें इम्पोर्टेंट है, एक तो है स्टेपिंग स्टोन और दूसरी है पिलर्स। तो तुम सॉन्ग जिनशिन को स्टेपिंग स्टोन बनाकर अपने छोटे बेटे को तख्त पर बिठाना चाहती थी। सॉन्ग जिनशिन बचपन से स्मॉल टाउन में पला बढ़ा। एम्परर का वफादार दोस्त सॉन्ग यूजैंग उसकी देखभाल करता था, तो तुमने उस बंदे को बिना एम्परर के ऑर्डर के ही मार दिया। इतना ही नहीं, उसे मारने के बावजूद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, तो तुमने उसकी कटी हुई गर्दन को छुपा दिया। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने सॉन्ग यूजैंग को क्यों मारा। दरअसल तुम चाहती थी कि सॉन्ग यूजैंग सॉन्ग जिनशिन को स्मॉल टाउन में ही खत्म कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से तुमने उसे पनिश कर दिया, जबकि तुम्हें ये बात पता थी कि तुम एम्परर को क्रॉस कर रही हो। ये सब सुनकर सनरुइन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है, क्योंकि उसकी सारी चालबाजी सुइजैंग और एम्परर समझ गए थे। सो गाइस, अगर क्लियरली बताया जाए तो यहाँ पर डाली डायनेस्टी के दो वारिस हैं, सॉन्ग जिनशिन और उसका छोटा भाई सॉन्ग है। लेकिन एम्प्रेस अपने बड़े बेटे को नहीं बल्कि छोटे बेटे सॉन्ग हे को पसंद करती थी और इसी वजह से वो सॉन्ग हे को तख्त पर बिठाने के लिए सॉन्ग जिनशिन को रास्ते से हटाना चाहती थी, ताकि सॉन्ग जिनशिन स्टेपिंग स्टोन बनेगा सॉन्ग हे का। यहाँ पर सुइजैंग कह रहा था कि अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूं तो ऐसी बेवकूफों जैसी हरकतें मत किया करो। तुम्हारी वजह से हमारे डाली डायनेस्टी पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी और उतने में वहाँ पर एक परिंदा पहुँच गया जो कि डाली के एम्परर का पैगाम लेके आया था। वो सुइजैंग से कहने लगा कि एम्परर ने तुम्हें आगाह किया है कि आइंदा से कोई गलती नहीं चलेगी। इस बार तुमने फॉर्मेशन को रिमूव किया था, लेकिन वो तुमने इसलिए किया ताकि तुम डाली के कॉमन लोगों को बचा सको और यही वजह है कि एम्परर ने तुम्हें माफ कर दिया। जिसके बाद वो परिंदा सनरुइन से कहने लगा कि एम्परर ने तुम्हें चांगचुआन पैलेस में जाकर कल्टीवेट करने का हुक्म दिया है। तुम यहाँ पर तब तक वापस नहीं लौटोगी जब तक कि तुम अपर फायर रेल्म्स में ना पहुँच जाओ। सो गाइस, अपर फायर रेल्म्स की शुरुआत होती है छठी रेल्म के साथ। उस रेल्म को अचीव करने के बाद कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा समझदार और टैलेंटेड बन सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे कल्टीवेटर्स कभी दूसरों से जेलसी फील नहीं करते और यहाँ पर एम्परर ने जानबूझकर अपनी बीवी को इस लेवल को अचीव करने का मिशन दिया था ताकि वो पॉलिटिकल फैसलों में इंटरफेयर ना कर पाए और ना ही उसका छोटा बेटा सॉन्ग हे कभी तख्त पर बैठ पाएगा। वो परिंदा उसे बताता है कि फिलहाल बैम्बू लीफ पवेलियन
तुम्हारे अंडर था, लेकिन आज के बाद उस पवेलियन की अथॉरिटी सुई जैंग को दी जाएगी। अब सनरुइन की इतनी औकात ही कहा कि वो एम्परर के फैसले के खिलाफ जा पाए। वो परिंदा कह रहा था कि तुम्हारा छोटा बेटा सॉन्ग ही स्टडी हॉल में ही रहने वाला है, वहाँ पर उसे पढ़ाई करने दो, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। और अगर चांगचुआन पैलेस में तुम्हें ज्यादा ही अकेलापन फील होने लगे तो अपने बड़े बेटे जिनशिन के साथ कल्टीवेट कर लेना। और ये सारे पैगाम डिलीवर करने के बाद वो परिंदा वहाँ से रवाना हो गया। इधर एम्प्रेस तो सीधे नीचे बैठ गई थी। दरअसल उसने अपने ही बड़े बेटे के खिलाफ साजिश रची, तो एम्परर ने उसे पनिशमेंट के तौर पर उसका पैलेस ही उससे छीन लिया। इतना ही नहीं, उसे अपने छोटे बेटे से भी दूर कर दिया। वो अपने बेटे से तब तक मिल नहीं पाएगी जब तक कि वो 5 अपर रेल्म्स पर ना पहुंच जाए। और मेरे ख्याल से उस लेवल को अचीव करने के लिए इसे कई सौ साल लग जाएंगे, यानी कि ये बंदी पैलेस के किसी भी डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। उतने में ही सुई जैंग उसके जख्मों पर नमक रगड़ते हुए कहने लगा कि किसी को मारने से हमें बस उसकी कटी हुई गर्दन मिलेगी, लेकिन किसी के दिल को कुचलने से हमें अनंत काल तक चलने वाली सफरिंग को झेलना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है कि किसी को मारना तो आसान है, मगर किसी को हर्ट करना महंगा पड़ेगा। तुमने एम्परर को हर्ट किया तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। दरअसल सुई जैंग ने सनरुइन की सारी प्लानिंग एम्परर को बता दी थी, और उसी की वजह से आज इस बंदी को पनिशमेंट मिली। तो एम्प्रेस उससे कहती कि सुई जैंग तुम काफी ज्यादा भयानक हो, जिस पर सुई जैंग कहता है कि मैं पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब तो मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम सुई जैंग की यंग फॉर्म को देख पाते हैं। दरअसल ये वही बॉडी थी जिसके अंदर सुई जैंग की एक सोल का ट्रेस छुपा हुआ है। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको आइडिया आ जाएगी कि ये बच्चा सुई जैंग ही था। स्मॉल टाउन के मास्टर यांग उससे कहने लगे कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे और सुई जैंग के दरमियान मौजूद सोल कनेक्शन को ब्रेक कर दिया, जिस पर यंग सुई जैंग कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मेरे मास्टर की वजह से मेरी सोल इस बॉडी में ट्रैप हो चुकी। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक एक और बात है, मुझे हमेशा स्टडी करनी पड़ती। मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं तो बस पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। सच बताओ तो मैंने स्मॉल टाउन में आना ही नहीं चाहिए था। लोगों का मानना था कि स्मॉल टाउन एक पवित्र और लकी टाउन है, लेकिन ये जगह मेरे लिए बिल्कुल भी लकी साबित नहीं हुई। यहाँ आकर तो मेरी पूरी तरह से वाट लग गई। मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं उस चेन पिंग का डिसाइपल बन जाऊं। अब आप ही बताओ, मैं भला उस चेन पिंग से क्या ही सीखूंगा? उस बंदे को तो बस मिट्टी के पॉट बनाना ही मालूम है। सो गाइस, ये सीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर सुई जैंग के हमने 2 फॉर्म देखी। दरअसल ओरिजिनल सुई जैंग फिलहाल डेली डायनेस्टी का एडवाइजर था, और वहीं पर ये लिटिल जैंग स्मॉल टाउन में है। लेकिन सुई जैंग के मास्टर वेनशेंग ने इन दोनों के सोल कनेक्शन को ब्रेक कर दिया था, जिसके चलते अब ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअल बन चुके थे। दरअसल मास्टर वेनशेंग चाहते थे कि यंग जैंग चेनपिंग से कुछ सीख पाए, लेकिन जैंग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहीं पर उसका गुस्सा देख ओल्ड यांग कहने लगे कि बच्चे, मेरे ख्याल से अब जवानी तुम पर छाने लगी है, इसलिए तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा। और उतने में जैंग के सामने ढेर सारी बुक्स पटकी गई, जो देखकर जैंग ओल्ड यांग पर चिल्लाने लगा। वो कहता है कि आपने ही मेरे मास्टर के पास मेरी बुराइयां की होगी, इसलिए तो मुझे पनिशमेंट के तौर पर इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। और अब हमें इस बच्चे के मास्टर दिखाए जाते थे, जो कि है वेनशांग। गाइस, ये बंदा एक सेंट है, और यही मास्टर जीशांग और सुई जैंग के मास्टर थे। वेल, इन्होंने जीशांग को हेयर पिन गिफ्ट की थी, जो कि जीशांग ने बाद में चेन पिंग को गिफ्ट करी। वेल, यहाँ पर सेंट वेनशांग डेली डायनेस्टी की तरफ निकल चुके थे, मगर बोट का सफर उन्हें ज्यादा रास नहीं आता। उन्हें तो उल्टियाँ करता हुआ देखो बोट वाला बंदा भी हंसने लगा। उनसे कहता है, बताइए एल्डर, आपको हमारे डेली डायनेस्टी की सीनरी कैसे लगी? जिस पर वेनशांग कहते हैं कि बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो बंदा उनसे एक और सवाल पूछने लगा। वो कहता है, बताइए क्या डेली डायनेस्टी नॉर्थ में सबसे ज्यादा पावरफुल है? जिस पर वेनशांग जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। उनका तो ये फनी और इनोसेंट सा अंदाज उस बोट वाले बंदे को काफी ज्यादा पसंद आया। तो बंदा मास्टर वेनशांग को बताने लगा कि डेली डायनेस्टी की रिवर में कुछ ऐसी भी बोट्स है जहाँ पर आपको स्पेशल वाइन के साथ साथ खूबसूरत लड़कियों का डांस भी देखने को मिलेगा। तो बताएं, क्या आप वहाँ पर जाना चाहोगी? तो वेनशांग भी इंटरेस्ट दिखाते हुए कहने लगे कि क्या वो लड़कियाँ ज्यादा पैसे मांगती है? अगर वो जगह सस्ती रही तो मैं जरूर से वहाँ जाकर मजे करूंगा। जिस पर वो बंदा कह रहा था, सीनियर वाइन के साथ साथ डांस का कॉम्बिनेशन ये तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं मिलेगा। बोट में दाखिल होने के लिए आपको ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी जाकर वो लड़कियाँ आपको बोट में एंट्री देगी। तो वेनशिंग कहने लगे, ठीक है, फिर टाउन में जाने के बाद मैं अपने डिसाइपल से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। तुम्हें बता दूं, मेरे डिसाइपल के पास इतना पैसा है कि तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो गाइस, मेरे ख्याल से यहाँ पर मास्टर वेनशांग अपने डिसाइपल सुई जैंग का जिक्र कर रहे थे, जो कि फिलहाल डेली डायनेस्टी का एडवाइजर बन चुका है। और अब यहाँ पर वो थोड़ी सी इमोशनल होकर उस बोट वाले से पूछने लगे कि बताओ, क्या तुमने कभी क्लिफ एकेडमी के मास्टर जीशांग का नाम
सुना है, जिस पर वो बोट वाले ने मना कर दिया। वो कह रहा था कि ना, मैंने तो ऐसे किसी पर्सन का नाम कभी नहीं सुना। अभी सुनते साथ ही मास्टर थोड़े से निराश हो गए। वेल, देखा जाए तो मास्टर जीशांग की वजह से डाली डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई थी, मगर वहाँ के लोग उन्हीं के बारे में नहीं जानते। वो कहते हैं कि डाली डायनेस्टी में इमॉर्टल्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं। अगर मैं डाली के बाहर किसी और कंट्री में जाता तो वहाँ के लोग मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे ढेर सारे ट्रेजर्स ऑफर करते, लेकिन डाली डायनेस्टी तो कॉमन लोग और इमॉर्टल्स को एक ही तराजू में तोलती आ रही। जो सुनकर वो बंदा कह रहा था कि शायद आप भी किसी इमॉर्टल से फेस टू फेस मिले हुए हो। सच बताओ तो इतने सालों में मैं किसी इमॉर्टल से मिल नहीं पाया। मेरे ख्याल से इमॉर्टल इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और उतने में सेंट वेंशिंग ने अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उस बोट वाले से कह रहे थे कि जो लोग अच्छाई की बातें करके इवल कामों को अंजाम देते हैं वही नेशंस के डीमन होंगे, और जो लोग कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन हमेशा अच्छे काम करेंगे वही नेशंस के पिलर होंगे। वेल, इनकी नॉर्मल बातों का भी एक गहरा मतलब था। उन्होंने जीशांग को नेशन का पिलर बताया। इधर वो बंदा तो उनकी पावर्स देखकर ही इमोशनल होकर सीधे घुटनों पर आ गया। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी इमॉर्टल को आमने सामने देखा था। मास्टर विंशिंग उससे कहने लगे कि तुम दिल से काफी सच्चे हो, तो हमेशा अच्छाई की बात पर ही चलते रहना। अभी इसी यहीं पर कट होकर हम लियांग के गधे और लिन हुआ को देख पाते हैं, जो कि एक बोट पर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं पर लिन शुआ चेन पिंग को बताने लगा कि लियांग ने मुझे एक वॉरियर बनने की सलाह नहीं दी, बल्कि वो तो चाहता है कि मैं कल्टीवेट करके ग्रेट डाओ को हासिल करूं। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा होगा। जिस पर चेन पिंग कह रहा था कि हाँ, मुझे भी लियांग की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। पता नहीं उसने तुम्हें ऐसा क्यों बताया होगा। तभी लिन शुआ से कहता है कि लियांग का सिल्वर गोल्ड काफी ज्यादा पावरफुल था और उसमें से वाइन पीने के बाद मेरी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांग बन गई। इनफैक्ट लियांग ने तो सिल्वर गोल्ड तुम्हें ऑफर किया था, मगर तुमने ये एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से तुमने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। जिस पर चेनपिंग कहता है कि मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचने के बाद ही एक्शन लेना प्रेफर करता हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो। तभी लिन शुआ कहने लगा कि अब तो मुझे इस सफर में जरा भी मजा नहीं आ रहा। पहले लियांग हमारे साथ था, मगर वो भी अब जा चुका है। रही बात लिन और एल्डर जोंग की, तो वो भी बिना बताए यहाँ से चले गए। दरअसल चेनपिंग ने अपनी टीम को नहीं बताया कि लिन ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। वो कह रहा था कि लिन ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो एक दिन उसी की वजह से उसके फादर मारे जाएंगे। उस लड़की के पास दुनिया का सबसे बेस्ट फादर है, मगर फिर भी वो उनकी जरा रिस्पेक्ट नहीं करती। ऐसे बच्चों का तो जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो लिन शुआ उससे कहता है कि शायद तुम इस दुनिया के हर एक पेरेंट्स को अच्छा समझते हो। जिस पर चेनपिंग कह रहा था सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स काफी अच्छे थे, वो तो हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेंगे। उसकी बातें सुनकर लिन शुआ को अपने पेरेंट्स की याद आने लगी। वो चेनपिंग से कहने लगा कि मेरा तो मानना कुछ अलग है। कुछ पेरेंट्स बस खुद के झूठे सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करते। उन बच्चों को हमेशा सरप्राइज किया जाता। दरअसल लिन शुआ ऐसी बातें इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसके फादर ने हमेशा उसे डोमिनेट किया है। और तभी एक बंदा लिन हुआ पर चिल्लाने लगा। वो कहता है कि तुम्हारे गधे ने हमारे यंग मास्टर पर अटैक किया, मगर वो बंदा झूठ बोल रहा था, जिसके चलते लिन हुआ ने चेनपिंग के पास जाकर रोना शुरू कर दिया। तो चेनपिंग उसे समझाता है कि रोने से तो कुछ नहीं होगा, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। कि तभी एक मोटी औरत चेनपिंग से कहने लगी कि इस गधे ने मेरे बेटे पर अटैक किया है, लेकिन लिन हुआ बता रहा था कि ये बंदी झूठ बोल रही। दरअसल इसी के बच्चे ने मेरे शाओयांग पर हमला किया था। देखो तो उसे काफी ज्यादा चोट लगी है, मगर फिर भी मेरे शाओयांग ने उस बच्चे पर कोई अटैक नहीं किया। तभी औरत चिल्लाते हुए कहने लगी कि शुक्र मनाओ मेरे बेटे पर अटैक नहीं हुआ, वरना यहाँ पर तो कयामत आ जाती। तुम सभी लोग मेरे बस एक ही ऑर्डर पर खत्म हो जाते। और तभी उस औरत का हस्बैंड कहने लगा कि बच्चों जाओ जाकर अपने पेरेंट्स को बुला लाओ। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि वो जिम्मेदारी मेरी है, बताओ मेरे बच्चों से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि तुम लोग उस पर इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो। तभी बाओपिंग भी वहाँ आकर बताने लगी कि हमारे शाओयांग ने तो इस लड़के को टच भी नहीं किया था, मगर फिर भी उस पर इल्जामात लगाए जा रहे। तो उस मोटी औरत ने गुस्से में आकर बाओपिंग को पीछे की तरफ पुश कर दिया। अब ये सब देखकर चेनपिंग के तो मानो खून में ही आग लग गई थी। साथ ही औरत अपने चमचे को हुक्म देती है कि जल्दी से इस गधे को खत्म करके उसे समंदर में फिकवा दो और ये बच्ची हमारे साथ जाएगी। आगे चलकर ये मेरे बेटे की गुलाम बनेगी। तो लिन हुआ कहने लगा कि कोई मेरी शाओयांग को हाथ नहीं लगाएगा, ये लियांग का गिफ्ट है, चाहो तो मैं माफी मांगने के
के लिए तैयार हूँ। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि तुमने तो कोई गलती की ही नहीं, तो फिर माफी किस बात की। जो सुनते साथ ही उस कल्टीवेटर ने सीधे चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि चेनपिंग ने उसकी तगड़ी धुलाई लगा दी और फाइनली वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए उस बंदे पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे तो वो काफी दूर जाकर पटका गया। इनफैक्ट चेनपिंग तो उस औरत पर भी पंच हिट करने वाला था, मगर उसने जेंटलमैन के वे को ह्यूमिलेट करना सही नहीं समझा, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। तभी उस औरत का हस्बैंड चेनपिंग को धमकाने लगा कि मैं वानपिंग काउंटी का मिनिस्टर हूँ, मैं तुम पर कई सारे इल्जाम लगा कि तुम्हें हमेशा के लिए कैद करवा सकता हूँ। और उतने में उसके बेटे ने चेनपिंग को घायल कर दिया। इसी वजह से चेनपिंग अपने एक ही फटके में उस मोटी और उसके बेटे को नीचे पटक देता है। वो कह रहा था कि मैच्योर होने के बाद हम सभी ने सही और गलत में फासला करना सीखना चाहिए, लेकिन तुम इतने बड़े होकर भी तुम में जरा भी अकल नहीं आई। और तभी वहाँ पर एक मास्टर पहुँच गया। वो कह रहा था लड़के तुम्हें भी पता होना चाहिए कि कब फाइट को रोकना चाहिए। जिस पर चेनपिंग जवाब देता है कि मैं बस माफी की मांग कर रहा हूँ, अगर ये लोग मेरे दोस्तों से माफी मांग ले तो ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। हालांकि वो मिनिस्टर तो माफी मांगना दूर चेनपिंग पर ही बैंडिट होने का इल्जाम लगा देता है। साथ ही वो मास्टर कह रहा था कि शायद तुम्हें अपने पंचेस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, मगर क्या तुम्हारे पंचेस मेरे लिंगशु सोर्ड का मुकाबला कर पाएंगे? तो चेनपिंग ने लिनशुआ को इशारा कर दिया। यहाँ पर लिनशुआ चुपके से एक टैलिस्मान को बाहर निकाल लेता है। उतने में वो मास्टर अपने लिंगशु सोर्ड को लेकर सीधे चेनपिंग पर अटैक करने रवाना हो गया, लेकिन लिनशुआ के टैलिस्मान में इन स्पिरिट की पावर थी, तो बंदा अपनी सोर्ड के साथ साथ सीधे रिवर में फेंका गया। चेनपिंग उससे कह रहा था कि तुम इतने बुढ़े हो गए मगर तुम्हारे पास कोई उसूल नहीं, तुम तो इन कुत्तों के लिए अपना ईमान भी बेच चुके हो। जो सुनते साथ ही वो मिनिस्टर तुरंत ही चेनपिंग से माफी मांगने लगा। वो कह रहा था लड़के प्लीज हमें बख्श दो, हम दोबारा से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। थोड़ी देर में लिनहुआ भी चेनपिंग के सामने सॉरी बोल रहा था, तो चेनपिंग उसे बताता है कि सुई डायनेस्टी का ये सफर काफी ज्यादा लंबा होगा, रास्ते में हमें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो कभी भी किसी के सामने डरने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर लिनहुआ भी थोड़ा सा खुश हो गया। चेनपिंग उसे समझा रहा था कि अगर हमारा किसी बहुत ही स्ट्रांग अपोनेंट से मुकाबला हुआ तो वहाँ पर माफी मांग के पीछे हट जाने में ही समझदारी है, क्योंकि सरवाइव करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिंदा रहोगे तो उम्मीदें भी कायम रहेगी। वेल यहाँ पर चेनपिंग बिल्कुल मास्टर जीशांग जैसे साउंड कर रहा था, और उतने में ये लोग चेनपिंग को बताते हैं कि तुम्हारी हेयर पिन तो गायब हो गई, थोड़ी देर पहला ही वो तुम्हारे सिर पर थी। तो चेनपिंग कहने लगा कि शायद किसी ने उसे चुरा लिया, मगर उसकी फिक्र मत करो, उस हेयर पिन से ज्यादा उस पर लिखे गए 8 कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट थे, जो कि मुझे अच्छे से याद है, तो मैं दोबारा से अपने लिए हेयर पिन कार्व कर लूंगा। और गाइज वही हेयर पिन हम सेंट वेनशिंग के पास देख पाते हैं। वेल आसान भाषा में समझाया जाए तो ये चेनपिंग के मास्टर हैं। वेल वो इतने सालों बाद इस दुनिया में वापस क्यों आई, ये एक फिलहाल मिस्ट्री है। वो हेयर पिन को पाउच में रखते हुए कहने लगे कि क्या 2 अलग अलग रास्ते एक मंजिल तक पहुंच पाएंगे? खैर ये तो तभी पता चलेगा जब हम सफर की शुरुआत करेंगे। मेरे ख्याल से ये आगे चलकर चेनपिंग को अपना डिसाइपल बनाएंगे। वही दूसरी तरफ चेनपिंग अपने सफर में कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा था, उसे अपना वक्त जाया करना बिल्कुल भी गवारा नहीं। और अब रात के समय ये लोग एक फॉरेस्ट में स्टे करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जैसी ही पढ़ाई की शुरुआत कर दूं, क्योंकि आगे चलकर हमें कई सारे लोगों से डिबेट करनी होगी, उस वक्त मेरे फैसले सही होने चाहिए। तो लियांग कह रहा था मेरे दोस्त तुम तो फाइटिंग में अच्छे हो, तो बताओ फिर तुम्हें स्कॉलर बनने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर तुम्हारी किसी के साथ नहीं जमी तो सीधे बैटल करना, उनके साथ लफ्जों की जंग लड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा। वहीं पर लिनशुआ भी उसे यही समझा रहा था कि अपने नेचर को मत बदलो, जो तुम्हारे दिल को सही लगे उसी को फॉलो करो। तो चेनपिंग कह रहा था कि मेरे ख्याल से मुझे स्कॉलर बनने के बाद ही रीजनिंग का तरीका समझ आएगा, और अगर बात करके भी काम नहीं बना तो फिर मैं अपने पंचेस का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दरअसल एक इनर वॉइस मुझे अंदर से बताती रहती कि अगर मैं पढ़ाई करूँ तो मेरे पंचेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। उसकी बातें सुनते साथ ही लिनशुआ को याद आया कि ऐसी ही बातें मास्टर जीशांग ने उन्हें सिखाई थी, और यही सोच द ग्रेट वे ऑफ सेजेस में मेंशन की गई है। वहीं पर लिनहुआ को भी अपने फैमिली के मैटर्स याद आने लगे। दरअसल उसके फादर ने कभी भी उसकी मदर की साइड नहीं ली थी, क्योंकि उसकी मदर ने हमेशा ही दूसरों के साथ बेवजह झगड़े किए। उस वक्त लिनहुआ सोचता था कि उसका बाप तो एक नंबर का डरपोक है, मगर आज उसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर तो एक जेंटलमैन है, और इसी वजह से उन्होंने कभी भी बेवजह किसी के साथ फाइट नहीं की थी। इसलिए वो भी अपने पेरेंट्स को याद करते हुए रोने लगा। वो कहता है कि शायद मेरे फादर मुझसे मिलने तभी आएंगे जबकि मैं एक
स्कॉलर बन जाओ। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि तुम इसलिए तो मेरे साथ आए हो, सुई डायनेस्टी जाने के बाद तुम जरूर से एक स्कॉलर बनोगे। वहीं पर बाओपिंग चेनपिंग को स्कॉलर्स की कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स समझा रही थी कि कैसे एक स्कॉलर और नॉर्मल लोगों की सोच में फर्क होता है। और उतने में उसकी बॉडी से डिवाइन ऑरा रिलीज होने लगी, जो कि पूरे फॉरेस्ट में फैल रही थी। वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर एक घर था, तो बाओपिंग की ऑरा ने वहाँ के लैंटर्न्स को बुझा दिया। वहाँ पर एक लेडी बैठी हुई थी। वो अपने एक स्कल को क्रश करते हुए कहती है कि किसने मेरे लैंटर्न्स को बुझा दिया। शायद मेरे माउंटेन पर कोई स्कॉलर आया है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।